आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके सम्मुख एक नवीन विषय के साथ पुनः उपस्थित हुए हैं, जिसका शीर्षक है भारत के संदर्भ में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस। इस विषय का अध्ययन हम भारत में पेट्रोकेमिकल्स उत्पादन और भारत में तेल परिष्करणशालाएं एवं उनकी क्षमता, इन विषयों के अंतर्गत करेंगे। सर्वप्रथम यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि पेट्रोकेमिकल्स क्या हैं। पेट्रो रसायन या पेट्रोकेमिकल मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन द्वारा प्राप्त होते हैं और ये हाइड्रोकार्बन कच्चे खनिज तेल से व्युत्पन्न होते हैं। इस बात को जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, जो खनिज तेल हमें प्राप्त होता है वो विभिन्न तापमान पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद हमें देता है। जैसे कि अलग अलग तापमानों पे, जैसे कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें गैस मिलती है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे पेट्रोल मिलता है, 170 डिग्री के आसपास केरोसिन मिलता है, 270 डिग्री पे हमें डीजल मिलता है और सबसे ज़्यादा तापमान पे 340 के आसपास जिससे सड़क बनती है, वो डामर जिसे आप कहते हैं, वो मिलता है। तो इस प्रकार से जो मुख्य है वो खनिज तेल है। उस खनिज तेल से ये प्राप्त होने वाले मुख्य उत्पादों के साथ साथ कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी हैं। बीच में हमें मोम भी मिलेगा, ठीक है। बीच में हमें अन्य प्रकार की गैसें भी मिलेंगी, अन्य प्रकार की गैस क्या रसायन भी मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो हाइड्रोकार्बन है, ये जो हमारा खनिज, ये जो पेट्रोकेमिकल है, ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज आप देखेंगे कि आप इस पेट्रोकेमिकल्स उत्पादन से आप घिरे हुए हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सेंटेंस मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप पेट्रोकेमिकल्स से घिरे हुए हैं। आपकी दैनिक उपयोग की वस्तुओं में पेट्रोकेमिकल पैठ कर चुका है, जैसे कि कपड़ों में, आवास निर्माण, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल, घरेलू सामान, कृषि, बागवानी, सिंचाई, पैकेजिंग, चिकित्सा उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक और विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे। इस प्रकार से आपका ये जो दैनिक जीवन है, आप प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इनका उपयोग करते हैं। इनके किस किस रूप का आप उपयोग करते हैं, यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है। 1960 के बाद इनकी मांगों में विशेष रूप से तेजी आई। जब इनके मांगों में तेजी आई तो इस उद्योग का विस्तार किया गया। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि खनिज तेल का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया गया। ये सारे जो प्रोडक्ट्स प्राप्त हुए, ये अन्य उद्योगों के लिए इन्होंने कच्चे माल का काम किया। ये ध्यान रखिएगा, खनिज तेल से प्राप्त बहुत सारे इसमें से उत्पाद हुए, वो उत्पाद दूसरे उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त हुए। तो किन किन उद्योगों के लिए प्रयुक्त हुए? जैसे कि कृत्रिम रेशा, आप लोगों ने पॉलिस्टर का नाम सुना होगा, ठीक है। पॉलिस्टर कपड़ा बहुत चला था, ठीक। कुछ लोग अभी भी पहनते हैं, चला था नहीं कह सकते उसको। तो वो क्या है? कृत्रिम रेशे। वो किसके अंतर्गत रखा गया? कृत्रिम रेशे एक ऐसे ही उपयोग की वस्तु है जिसे कि हम जानते हैं पॉलीमर। ये पॉलीमर क्या है? देखिए, ये जो पॉलीमर है, वास्तव में ये पॉलीमर एक तरीके की प्लास्टिक है, ठीक है, जो कि विभिन्न प्रकार की बोतलों इत्यादि में प्रयोग की जाती है।
जिसके अंतर्गत आप इस सिंथेटिक पॉलीमर को देखिए कि ये जो इसे हम सिंथेटिक पॉलीमर के नाम से जानते हैं, जिसका हम उपयोग करते हैं प्लास्टिक में, पाइपों में, बोतलों में, बाल्टियों में, पॉलीथीन, ये जो प्रयुक्त हो रही है वो पॉलीथीन सिंथेटिक पॉलीमर है। बिजली के तारों के ऊपर चढ़ाई जाती है, ठीक है, केबलों के ऊपर चलाई जाने वाली प्लास्टिक कवर, ये भी सिंथेटिक पॉलीमर है। सीट कवर आपकी गाड़ी की, और मजबूत पाइप और बोतलों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली प्रोपाइलीन जो प्रोपाइलीन है वो भी सिंथेटिक पॉलीमर है। इस प्रकार से आप देखिए कि ये एक तरीके की पॉलीमर जो उत्पादन हो रहा है, वो पॉलीमर का जो उत्पादन है वो भी पेट्रोकेमिकल्स का हो रहा है। फिर कृत्रिम रबड़, जिससे आपके गाड़ियों के टायर बनते हैं, वो भी इसी का उत्पाद है। डिटर्जेंट, कृत्रिम डिटर्जेंट, वो भी इसी का उत्पाद है। और परफॉर्मेंस प्लास्टिक, ये जो प्लास्टिक्स के आप बहुत सारे उत्पाद देखते हैं, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। तो अब सवाल यह उठता है कि भारत में इसका प्रोडक्शन क्या क्या रहा है। तो भारत में जब हम प्रोडक्शंस को देखेंगे तो सबसे पहले हम कृत्रिम रेशे में भारत का क्या प्रोडक्शन रहा है, फिर पॉलीमर, फिर कृत्रिम रबड़, फिर कृत्रिम डिटर्जेंट, फिर परफॉर्मेंस प्लास्टिक, और उसके बाद में हम टोटल पेट्रोकेमिकल्स का उत्पादन की ओर ध्यान देंगे। देखिए कृत्रिम रेशे, यहाँ पे जो मैं आप लोगों को आंकड़े बताने जा रहा हूँ, ये कृत्रिम रेशे के उत्पादन का आंकड़ा है जो कि 1000 मीट्रिक टन में है। ये वर्ष 2014 से 2018-19 तक का आंकड़ा है। वर्ष 2014-15 से लेकर के 18-19 के आंकड़ों का अगर विश्लेषण किया जाए तो भारत ने कृत्रिम रेशे उत्पादन में वर्ष 2017-18 में सर्वाधिक उत्पादन किया, ठीक है, और सबसे कम उत्पादन किया था 2014-15 में। वर्ष 2018-19 में जो भारत का कृत्रिम रेशे के अंतर्गत उत्पादन है वो वर्ष 2017-18 की अपेक्षा घट गया है। अगर हम इन सारे तथ्यों को संख्यात्मक रूप से समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि वर्ष 2014-15 में भारत ने 3,532,000 मीट्रिक टन कृत्रिम रेशे का उत्पादन किया था, जो कि 15-16 में बढ़ करके 3,558,000 मीट्रिक टन हो गया। 2016-17 में फिर बढ़ करके 3,599 मीट्रिक टन हो गया, और 2017-18 में यह बढ़ के सर्वाधिक 3,625,000 मीट्रिक टन हो गया। परंतु 2018-19 में यह घटकर 3,601 मीट्रिक टन रह गया। इस प्रकार से आप लोगों ने कृत्रिम रेशे का जो प्रोडक्शन है उसको देखा। कृत्रिम रेशे के प्रोडक्शन के बाद में आप आ जाइए पॉलीमर। पॉलीमर के अगर हम प्रोडक्शन को देखें तो पॉलीमर के प्रोडक्शन में भारत ने वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक लगातार वृद्धि की है। वर्ष 2014 में भारत का प्रोडक्शन पॉलीमर के श्रेणी में 7,558,000 मीट्रिक टन था। वही 2018-19 में बढ़कर 10,40,000 मीट्रिक टन पहुंच गया। अब हम बाकी सालों का देखें तो वर्ष 2014-15 में यह उत्पादन 7,558,000 मीट्रिक टन, 2015-16 में 8,839,000 मीट्रिक टन, 2016-17 में 9,163,000 मीट्रिक टन, और 2017-18 में 9,276,000 मीट्रिक टन, और 2018-19 में 10,40,000 मीट्रिक टन का प्रोडक्शन हुआ। तो पॉलीमर में जो ट्रेंड है, पॉलीमर में ट्रेंड यही है कि जो हमारी वृद्धि हुई है बहुत तीव्र नहीं हुई है, लेकिन सतत हुई है। लगातार हम बढ़ते गए हैं, और हमारा 2018-19 में जो पॉलीमर का प्रोडक्शन था वो सर्वाधिक था विगत 5 वर्षों में। पॉलीमर के बाद में हम आ जाते हैं कृत्रिम रबड़। कृत्रिम रबड़ में भी यही चीज़ है कि हमारा प्रोडक्शन लगातार 5 वर्षों से बढ़ रहा है। हम लोग लगातार बढ़ रहे हैं, और वर्ष 2018-19 में हमने 351,000 मीट्रिक टन का प्रोडक्शन किया है, जो कि 2014-15 में मात्र 172,000 मीट्रिक टन था। हमने लगातार इस क्षेत्र में प्रगति की है। 2014-15 में कृत्रिम रबड़ का उत्पादन 172,000 मीट्रिक टन था, 2015-16 में
कृत्रिम रबड़ का उत्पादन 242,000 मीट्रिक टन था 2016-17 में। हमारा कृत्रिम रबड़ का उत्पादन 285,000 मीट्रिक टन था 2017-18 में। हमारा कृत्रिम रबड़ का उत्पादन 300,000 मीट्रिक टन था 2018-19 में। सर्वाधिक हमारा कृत्रिम रबड़ का उत्पादन था जो कि 351,000 मीट्रिक टन था। कृत्रिम रबड़ के बाद में हम आ जाते हैं कृत्रिम डिटर्जेंट पे। कृत्रिम डिटर्जेंट में हमारा जो प्रोडक्शन रहा है वो विगत 5 वर्षों में घटता बढ़ता रहा है, यानी कि इसमें एक फ्लक्चुएशन देखा गया है। वर्ष 2014-15 में हमने 596,000 मीट्रिक टन का उत्पादन किया था, जो कि वर्ष 2015-16 में घट करके 566,000 मीट्रिक टन रह गया। वर्ष 2016-17 में हमने पुनः प्रगति की और 2014-15 की अपेक्षा हम बहुत आगे निकल गए। हमने वर्ष 2016-17 में 664,000 मीट्रिक टन का उत्पादन किया और 2017-18 में भी यह प्रगति जारी रही और 2017-18 में जो हमने उत्पादन किया वो 743,000 मीट्रिक टन था। तत्पश्चात हमारा 2018-19 में पुनः कृत्रिम डिटर्जेंट का उत्पादन घट करके 687,000 मीट्रिक टन पर आ गया, यानी कि वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2015-16 में उत्पादन कम हुआ था और फिर 2015-16 की तुलना में वर्ष 2016-17 और फिर 2016-17 की तुलना में 2017-18 में हमने वृद्धि की और 2017-18 की तुलना में 18-19 में फिर से हमारा उत्पादन कृत्रिम डिटर्जेंट के क्षेत्र में घट गया। इसके बाद में आप देखिए परफॉर्मेंस प्लास्टिक में। परफॉर्मेंस प्लास्टिक में भी जो सबसे ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन हुआ है वो वर्ष 2016-17 में हुआ है, वो है 1,799,000 मीट्रिक टन का। और जो हमारा सबसे कम प्रोडक्शन हुआ है वो हमारा सबसे कम प्रोडक्शन आप चौंकेंगे कि वर्ष 2018-19 में हुआ है। वर्ष 2018-19 में केवल 1,589,000 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है। आप इन आंकड़ों को आप अगर फिर से देखें तो आपको को पता लगेगा, जब आप लोग जो मैंने कंटेंट डाला है उसको डाउनलोड करेंगे और देखेंगे तो वहाँ आप लोगों को पता लगेगा कि वर्ष 2014-15 में जो भारत का परफॉर्मेंस प्लास्टिक का उत्पादन था वह था 1,591,000 मीट्रिक टन, 1,591, ठीक है, 1,591। और जो हमारा वर्ष 2018-19 का जो परफॉर्मेंस प्लास्टिक था वो था 1,589, ठीक है। पूरा हमारा 2,000 मीट्रिक टन का हमारा उत्पादन वर्ष 2018-19 में 2014-15 की तुलना में कम हुआ है। इसके बाद आ जाइए आप 2015-16 में। 2014-15 में हमारा उत्पादन 1,591,000 मीट्रिक टन हुआ, तो 2015-16 में बढ़ करके 1,700,000 मीट्रिक टन हो गया। फिर 2016-17 में 1,799,000 मीट्रिक टन हो गया। फिर 2017-18 में हमारा जो प्रोडक्शन था वो फिर से घट गया और घट करके 1,719 मीट्रिक टन रह गया और 2018-19 में विगत 5 वर्षों में अपने न्यूनतम स्तर पर आ गया। वह न्यूनतम स्तर था 1,589,000 मीट्रिक टन। इस तरीके से आपने परफॉर्मेंस प्लास्टिक के अंतर्गत देखा कि हमारा जो उत्पादन था वो वर्ष 2016-17 में सर्वाधिक था। परफॉर्मेंस प्लास्टिक इस तरीके से आप लोगों ने 5 श्रेणियों में कृत्रिम रेशे, पॉलीमर, कृत्रिम रबर, कृत्रिम डिटर्जेंट और परफॉर्मेंस प्लास्टिक के अंतर्गत आपने उत्पादन देखा। अब इन 5 उत्पादन को आप एक जगह असेंबल्ड कर दीजिए, एक जगह इकट्ठा कर दीजिए। हम पेट्रो रसायन का कुल उत्पादन देखते हैं कि कितना हुआ। तो एक मिनट थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, 1 मिनट। अगर हम इन 5 जो मैंने उल्लेख किया है, इन 5 का कृत्रिम रेशे, पॉलीमर, कृत्रिम रबर, कृत्रिम डिटर्जेंट, मध्यवर्ती, परफॉर्मेंस प्लास्टिक, इन 5 को जोड़ करके अगर हम ये देखें कि कुल हमारा जो पेट्रो रसायन का था वो उत्पादन कितना रहा है, तो उस पेट्रो रसायन के उत्पादन में हमारा ये जो उत्पादन है ये लगातार बढ़ता गया है। आप देखिए वर्ष 2014-15 से लेकर के 2018-19 तक लगातार हमने पेट्रो रसायन के क्षेत्र में प्रगति की है। वर्ष 2014-15 में हमारा उत्पादन 13,448,000 मीट्रिक टन था, लेकिन वर्ष 2018-19 में हमारा जो उत्पादन है वो 16,269
हजार मीट्रिक टन हो गया। और बीच में भी आप 2015-16 को देख लीजिए तो 2015-16 में हमारा यह उत्पादन 14,905 मीट्रिक टन था। 2016-17 में हमारा जो उत्पादन था वो 15,510 मीट्रिक टन था। फिर 2017-18 में हमारा जो उत्पादन था वो 15,670 मीट्रिक टन था। इस तरीके से आपने देखा कि 2014 से 14-15 से लेकर के 2018-19 तक हमने पेट्रो रसायन के क्षेत्र में लगातार वृद्धि की है, लगातार प्रगति की है। अब भारत में पेट्रो रसायन के कॉम्प्लेक्सेस कहाँ कहाँ पे हैं? देखिए, भारतीय पेट्रो रसायन निगम ने वडोदरा गुजरात के समीप एक वृहद पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को स्थापित किया है। गुजरात राज्य में गंधार एवं हजीरा केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। महाराष्ट्र में नागाथोन केंद्र में पेट्रो रसायन उद्योग स्थापित है। भारत आज वर्तमान दशा में, वर्तमान स्थिति में पेट्रो रसायन पदार्थों के निर्माण में पूर्णतः आत्मनिर्भर है। और कच्चे तेल को ये जो हमारे इस समय भारत में कच्चे तेल को परिष्करण करने के लिए जो तेल परिष्करण शालाएं हैं वो 23 हैं, क्योंकि तेल के परिष्करण करने के पश्चात ही हमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ मिलते हैं जो पेट्रो रसायन उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इसलिए भारत में जो तेल परिष्करण शालाएं हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं ये भी जान लेना अत्यंत आवश्यक है। इंडियन ऑयल के अंतर्गत मैं कुछ कंपनियां बता रहा हूं, इसमें निजी क्षेत्र की भी कुछ कंपनियां हैं और कुछ भारत सरकार की भी हैं, मतलब कि सार्वजनिक क्षेत्र के भी हैं। दोनों ही क्षेत्रों की कंपनियां हैं। मैं आपको कुछ रिफाइनरीज बता रहा हूं। भारत की कुल रिफाइनरीज 23 हैं इस समय। एक रिफाइनरी प्रस्तावित है सार्वजनिक क्षेत्र की बाड़मेर में, ठीक है। और बाकी 23 की मैं आप लोगों को का विवरण दिए दे रहा हूँ, क्षमता बताए दे रहा हूँ, उसकी क्षमता कितनी है और रिफाइनरी कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए, गुजरात के कोयली में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है, उसकी क्षमता है 13.7 मिलियन मीट्रिक टन। उत्तर प्रदेश के मथुरा में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है, उसकी क्षमता है 8 मिलियन मीट्रिक टन। पानीपत हरियाणा में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है, उसकी क्षमता है 15 मिलियन मीट्रिक टन। बरौनी बिहार में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है जिसकी क्षमता है 6 मिलियन मीट्रिक टन। हल्दिया पश्चिमी बंगाल में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है जिसकी क्षमता है 7.5 मिलियन मीट्रिक टन। गुवाहाटी असम में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है जिसकी क्षमता है 1 मिलियन मीट्रिक टन। डिगबोई असम में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है जिसकी क्षमता है 0.7 मिलियन मीट्रिक टन। पारादीप उड़ीसा में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है, इसकी क्षमता है 15 मिलियन मीट्रिक टन। ये हैं इंडियन ऑयल से संबंधित रिफाइनरीज। इसके बाद में रिलायंस जामनगर गुजरात में रिलायंस की एक रिफाइनरी है जिसकी क्षमता है 35.2 मिलियन मीट्रिक टन। और जामनगर गुजरात में रिलायंस की दूसरी रिफाइनरी है जिसकी क्षमता है 33 मिलियन मीट्रिक टन। और न्यारा एनर्जी लिमिटेड की वाडीनार गुजरात में रिफाइनरी है जिसकी क्षमता है 20 मिलियन मीट्रिक टन। फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की विजाग आंध्र प्रदेश 8.3 मिलियन मीट्रिक टन। माहुल मुंबई महाराष्ट्र 7.5 मिलियन मीट्रिक टन। और भारत पेट्रोलियम की माहुल मुंबई महाराष्ट्र में 12 मिलियन मीट्रिक टन की कैपेसिटी है। और मंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की मंगलौर कर्नाटक में जिसकी क्षमता है 15 मिलियन मीट्रिक टन। और कोची में रिफाइनरी है, कोची रिफाइनरी 15.5 मिलियन मीट्रिक टन जिसकी क्षमता है। मानली चेन्नई तमिलनाडु में रिफाइनरी है जिसकी क्षमता है 10.5 मिलियन मीट्रिक टन। नारीमनम तमिलनाडु 1 मिलियन मीट्रिक टन। बोगाईगांव असम 2.4 मिलियन मीट्रिक टन। नुमालीगढ़ असम, इसकी क्षमता है 2.4 मिलियन मीट्रिक टन। बोगाईगांव असम की रिफाइनरी की क्षमता है। और नुमालीगढ़ असम की जो क्षमता है वो है 3.0 मिलियन मीट्रिक टन। और तातीपाका आंध्र प्रदेश में जो रिफाइनरी है उसकी क्षमता है 0.1 मिलियन मीट्रिक टन। और बीना मध्य प्रदेश 7.8 मिलियन मीट्रिक टन। और भटिंडा पंजाब 11.3 मिलियन मीट्रिक टन। अब बोगाईगांव की रिफाइनरी, बोगाईगांव रिफाइनरी के नाम से
की कंपनी है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी के नुमालीगढ़ रिफाइनरी नाम की कंपनी है, तातीपाका आंध्र प्रदेश ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की है, और भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड ने बीना में स्थापित की है, जिसे कि हमने बीना रिफाइनरी के नाम से बताया, जिसकी क्षमता 7.8 मिलियन मीट्रिक टन थी। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और मित्तल दोनों के सहयोग से बनी हुई ये रिफाइनरी भटिंडा पंजाब में है, जिसकी क्षमता थी 11.3 मिलियन मीट्रिक टन। इस प्रकार से जो कुल क्षमता है भारत की वो 249.5 मिलियन मीट्रिक टन रिफाइनरी की क्षमता है। अब आप इनको जो कंटेंट डाउनलोड करेंगे उसमें भारत के नक्शे पे मैंने दिखाया है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी रिफाइनरीज हैं, उनको आप लोग वहां से देख लेंगे। तो आज के इस व्याख्यान में आप लोगों ने भारत के प्रमुख पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस को जाना कि कहाँ कहाँ पे भारत के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस हैं, और भारत के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस के अंतर्गत जो जिन चीजों का प्रोडक्शन किया जा रहा है भारत में, वो किन किन चीजों का किया जा रहा है। आप ये बात बहुत खास तरीके से जानिएगा, ये जो पेट्रोकेमिकल्स हैं वो पेट्रोकेमिकल्स बहुत व्यापक रूप से हमारी जिंदगी में शामिल हैं। आप मतलब आप बहुत सारे उत्पाद ऐसे इस्तेमाल करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिनमें इन पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल किया हुआ होता है। एक किताब का एक अंश है, उस अंश को मैं पढ़ के सुना रहा हूं, ठीक है, उसको गौर से सुनिएगा, और उससे आप लोगों को पेट्रोकेमिकल्स का जो हम लोग उपयोग करते हैं उसका उपयोग कितने व्यापक तौर पे करते हैं इस बात का अंदाजा आसानी से हो जाएगा। हम पेट्रो रसायन से निर्मित विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग सुबह से शाम तक करते हैं। टूथब्रश, टूथपेस्ट, कंघी, बालों में लगाने वाले हेयर पिन, साबुन रखने वाले डिब्बे, प्लास्टिक मग, सिंथेटिक कपड़े, रेडियो और टीवी कवर, बाल पॉइंट पेन, इलेक्ट्रॉनिक स्विच, डिटर्जेंट पाउडर, विभिन्न सौंदर्य प्रसाधन, कीड़े मारने की दवाइयां, प्लास्टिक थैलियां, फोम के गद्दे और चादरें इत्यादि असंख्य वस्तुएं पेट्रो रसायन से ही मिलती हैं, बनती हैं। अब आपको इसकी व्यापकता का अंदाजा हो गया होगा। आज के इस व्याख्यान को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। अविनाश कुमार, मंजुलता कुमारी, किस जगह पे? किस जगह पे? किस जगह पे? और कौन सा नहीं समझ में आया? फिर से आप स्पष्ट कीजिए, स्थान स्पष्ट कीजिए तो मैं आपको बताऊं। हाँ, पांचों का उत्पादन नहीं समझ में आया। हाँ, तो पांचों के उत्पादन में देखिए मैंने यही आप लोग को बताया था, कृत्रिम रेशे, पॉलीमर, कृत्रिम रबर, कृत्रिम डिटर्जेंट मध्यवर्ती, परफॉर्मेंस प्लास्टिक, इनके मैंने उत्पादन की चर्चा की थी, जिसमें कि मैंने आपको यह बताया था कि जो कृत्रिम रेशे का जो उत्पादन हुआ है वो वर्ष 2017-18 में सर्वाधिक हुआ है, जो उत्पादन था 3,625,000 मीट्रिक टन, और जबकि 2018-19 में यह उत्पादन केवल 3,601,000 मीट्रिक टन हुआ है। ठीक है, इस क्षेत्र में हमने वर्ष 2014-15 से लगातार प्रगति की है। वर्ष 2017-18 तक, वर्ष 2017-18 की तुलना में हमारा उत्पादन वर्ष 2018-19 में थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन वर्ष 2014-15 की तुलना में वो 2018-19 में हमारा उत्पादन अभी भी ज्यादा है। वर्ष 2014-15 में हमारा उत्पादन सिर्फ 3,532,000 मीट्रिक टन था, और वर्ष 2018-19 में हमारा उत्पादन 3,601,000 मीट्रिक टन हो गया है। इसी तरीके से हमने जो पॉलीमर है, जो पॉलीमर में हमने लगातार वृद्धि की है। पॉलीमर में हमारा 2014-15 में जो हमारा उत्पादन था वो 7,558,000 मीट्रिक टन था, और 2018-19 में क्रमशः बढ़ते हुए वो 10,040 मीट्रिक टन तक हो गया। उसके बाद हमने
चर्चा की थी कृत्रिम रबड़ की। कृत्रिम रबड़ के उत्पादन में भी हमने लगातार वृद्धि की है। कृत्रिम रबड़ हम 2014-15 में उत्पादन करते थे 172,000 मीट्रिक टन का, और वर्ष 2018-19 तक हम उत्पादन करने लगे 351,000 मीट्रिक टन का। अब इस कृत्रिम रबड़ के बाद में हम अगर कृत्रिम डिटर्जेंट को देखें तो कृत्रिम डिटर्जेंट में हमारा एक फ्लक्चुएशन रहा है, हम ऊपर नीचे जाते रहे हैं। जैसे कि वर्ष 2014-15 में हमने केवल 596,000 मीट्रिक टन का उत्पादन किया था, तो 2017-18 में हमने सर्वाधिक उत्पादन किया 743 और 2000 मीट्रिक टन, और फिर 2018-19 में हम फिर से नीचे आ गए 687,000 मीट्रिक टन पे। फिर हमारा आया परफॉर्मेंस प्लास्टिक। परफॉर्मेंस प्लास्टिक को हमने बताया था कि परफॉर्मेंस प्लास्टिक में हमारा जो सर्वाधिक उत्पादन हुआ है वो वर्ष 2016-17 में हुआ है। वर्ष 2016-17 में हमारा उत्पादन 1,799,000 मीट्रिक टन था, ठीक। और वर्ष 2018-19 में हमारा उत्पादन 1,589, ठीक है, 1,589 ही रह गया। और जबकि वर्ष 2014-15 की तुलना में अगर हम 2018-19 को देखें तो वर्ष 2014-15 में यह उत्पादन ज्यादा था। वर्ष 2014-15 में हमने परफॉर्मेंस प्लास्टिक की कैटेगरी में जो उत्पादन किया था वो 1,591,000 मीट्रिक टन किया था, जबकि वर्ष 2018-19 में हम गिर करके 1,589 पे रह गए। यानी कि यह जो स्थिति है हमारी वर्ष 2018-19 की, यह स्थिति विगत 5 वर्षों में सबसे कम है या सबसे निचले पायदान पे है। परफॉर्मेंस प्लास्टिक के बाद में हम पांचों के उस पे आए, पांचों को जोड़ के हमने ये बताया पांचों को जोड़ेंगे तभी हमारा पेट्रो रसायन होगा। पेट्रो रसायन के हमने यहाँ पे 5 भाग आपको प्रमुख भाग बताए। इन पांचों भाग के प्रमुख उत्पादनों को हमने जोड़ करके ये बताया कि अब हमारा पेट्रो रसायन में कुल उत्पादन कितना हुआ है। ये पेट्रो रसायन के मुख्य तत्व थे जिनके उत्पादन की मैंने बात करी। अब हम बात करेंगे तो पेट्रो रसायन की बात करेंगे, यानी कि सबको जोड़ करके हमारा टोटल पेट्रो केमिकल का कितना प्रोडक्शन हुआ। तो टोटल पेट्रोकेमिकल के अगर हम प्रोडक्शन को देखते हैं तो टोटल पेट्रोकेमिकल का प्रोडक्शन हमारा वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक लगातार बढ़ता गया है। 2014-15 में हमारा जो पेट्रो रसायन का जो उत्पादन था वह उत्पादन 13,448,000 मीट्रिक टन था, और 2018-19 में 16,269, ठीक है, 16,269,000 मीट्रिक टन हमारा उत्पादन हो गया। इस तरीके से आप देखें, और बीच के जो वर्ष हैं 20 के भी वर्षों में हमने लगातार वृद्धि की है। तो ये हो गया संक्षेप में जो आपको हिस्से नहीं समझ में आए हैं उनका विवरण। बाकी आप पूरे लेक्चर को यूट्यूब पे पुनः सुन सकते हैं और निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। निशा कुमारी, शिवानी कुमारी, ट्विंकल कुमारी, ठीक है। आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम पुनः एक नवीन विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।